तो साथियों, नमस्कार साथियों, मैं आपको अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के बारे में बताने जा रहा हूं। तो साथियों, ये अधिनियम निवारण के बारे में इनके पहले बात कर लेते हैं। ये संसद में इनका प्रस्ताव 1989 के समथिंग रखा गया था। अगर इनके बारे में थोड़ी आगे बात की जाए तो साथियों, यह है अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में कुछ टिप्स एंड कंडीशन। तो साथियों, अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों पर अत्याचार का अपराध करने का निवारण करने के लिए, ऐसे अपराधों के निवारण के लिए विशेष न्यायालयों का तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने का तथा पुनर्वास का तथा उससे संबंधित या उसके आनुवंशिक करने के लिए नियमबद्ध है। तो बढ़ते हैं साथियों, इसकी धारा 1 नंबर। बिना समय गवाए इसमें कुल टोटल साथियों 5 अध्याय, यानी कि इसके कुछ टोटल 5 भाग, और इसकी इनको 23 धारा यानी सेक्शन 23 सेक्शन को 5 भाग को 23 धारा में बांटा गया है। चलते देखते इसकी धारा 1 क्या बोलती है। भारत गणराज्य के 40वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से इसको अंगीकृत रूप दिया गया। तो देखते साथियों, इसकी धारा नंबर 1 बोलती है कि संक्षिप्त नाम और विस्तार। किसी भी एक्ट में अगर देखा जाए साथियों, इसका नाम यही दिखा जाएगा, संक्षिप्त नाम और विस्तार प्रारंभ। तो ये अधिनियम कहाँ से लागू होता है, तो ये अब संपूर्ण मध्य प्रदेश पर इसका संक्षिप्त नाम देखा जाए तो इसका अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम अत्याचार निवारण 1989 89। ये इनका संक्षिप्त नाम है साथियों, जो इनका नाम है। और इनके बारे में दूसरा ऑप्शन है इनका विस्तार संपूर्ण भारत पर। और ये प्रारंभ कब से हुआ था? ये उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना निहित करेगी, नियत करे, जो केंद्र सरकार उन टाइम से लागू होगी साथियों। बढ़ते हैं इनकी धारा नंबर 2, परिभाषा। तो साथियों, इनकी परिभाषा यह आती है कि इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, अत्याचार से धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध प्रेषित है। मतलब इसमें कुछ क्लॉज दे रखे, तो ज़्यादा डिटेल में ना पढ़ते हुए इनको शॉर्ट में समझाना चाहता हूँ कि इनकी जो धारा 3 के अधीन अपराध प्रेरित है, ये दंड प्रक्रिया संहिता मतलब CRPC के भाग 2 को भी प्रेरित करता है। अनुसूचित जाति जनजाति के वही अर्थ है जो संविधान का अनुच्छेद 366 में के अंडर क्लॉज 24 और खंड 25 में दिए गए हैं, यानी कि आर्टिकल 360 के अंडर क्लॉज 21 एंड 50 दोनों में दिए गए। ये वही अर्थ है अनुसूचित जाति जनजाति के। विशेष न्यायालय से धारा 14 में विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट कोई सेशन न्यायालय अभिप्रेत है। अगली तरफ चलते साथियों, कोई लोक अभियोजक यानी ADPO से विशेष लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट की धारा 15 में निर्दिष्ट अधिवक्ता द्वारा प्रेरित है। तो साथियों, चलते इसके कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य देखना है साथियों अपन को। इनमें से उन शब्दों को पैदा करे जो इस अधिनियम में प्रवृत्ति किसी परिभाषित नहीं है और संहिता या भारतीय दंड संहिता में परिभाषित है। वही अर्थ है जो तथा स्थिति संहिता में तथा भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 में है। और चलते आगे
इनकी अध्याय नंबर 2। तो अध्याय नंबर 2 में अपराध, अत्याचार के अपराध, मतलब अत्याचार के अपराध किस तरीके से होते हैं। तो साथियों, इनमें अत्याचार के अपराध की बात अगर की जाए तो अत्याचार के अपराधों के लिए दंड, कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य नहीं है, अगर उनके ऊपर अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य को अखाद्य और घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करेगा, क्योंकि बहुत सारे साथियों की पहले के समय में इन वर्गों को, जो उच्च वर्ग के लोग होते थे, वो इनको मजबूरन करते थे। इस वजह से इन एक्ट को लाया गया है, क्योंकि इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकेगा, ये मतलब जो कोई भी चीज़ खाने पीने के ऊपर। साथियों, देखते इसका सेकंड पार्ट क्या बोलता है। अनुसूचित जाति जनजाति के किसी भी सदस्य के परिसर पड़ोस में मलमूत्र, कूड़ा कचरा, शव को कोई घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करके उसे क्षति पहुंचाने, अपमानित करने तथा विक्षुब्ध करने का आशय से कार्य करेगा। अनुसूचित जाति जनजाति के किसी सदस्य के शरीर से बलपूर्वक कपड़े उतारेगा, या उसे नंगा या उसके चेहरे या शरीर को पोंछकर घुमाएगा, या इसी प्रकार कोई अन्य ऐसा कार्य करेगा जो मानव के सम्मान के विरुद्ध है। क्योंकि साथियों, ये पॉइंट अपना वेरी वेरी इम्पोर्टेंट माना जाएगा, क्योंकि इसमें ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे लोग क्या करते थे कि अनुसूचित जाति जनजाति के कुछ वर्गों को, बेचारे को, उनको उनके माथे पर काला टीका लगाकर गांव में घुमाते फिराते। तो इससे क्या होता है कि संविधान और उनके अधिकारों का हनन होता है, इसलिए ये पॉइंट इम्पोर्टेंट माना जाता है। चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। अनुसूचित जाति जनजाति के किसी सदस्य के स्वामित्व या उसे आवंटित या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे आवंटित किए जाने के लिए अधिसूचना किसी भूमि को संतोष अधिभोग में लेगा, या उस पर खेती करने या उसे आवंटित करने को आवंटित करा लेगा। तो ये तो वो इतना कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलते हैं अगले पाँचवें चैप्टर की, अब 5वें नंबर की तरफ। अनुसूचित जाति जनजाति के किसी सदस्य को उसकी भूमि या परिसर में संदोष बेकब्जा करेगा, या किसी भूमि, परिसर या जल पर उसके अधिकारों के उपभोग में हस्तक्षेप करेगा, यानी कि उनकी भूमि पर कोई भी संदोष, यानी उसकी इच्छा के विरुद्ध, मतलब उस पर आक्रमण नहीं करेगा। चलते अगले की तरफ। तो अगला बोलता है, अनुसूचित जाति जनजाति के किसी सदस्य को बेगार करने के लिए या सरकार द्वारा लोक प्रयोजनों के लिए अधिरोपित किसी अनिवार्य सेवा से भिन्न या समरूप प्रकार से बलाश्रम या बंधुआ मजदूर के लिए विवश करेगा या फुसलाएगा। तो साथियों, जिस तरीके से अपना पॉइंट नंबर 3 था, उसी प्रकार से ये पॉइंट नंबर 5 भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। धारा 3 का पॉइंट नंबर 3, उपखंड। चलते हैं 7वें की तरफ। तो ये है, अनुसूचित जाति जनजाति के किसी सदस्य को मतदान न करने के लिए या किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने के लिए या विधि द्वारा उपबंधित के से भिन्न रीति से मतदान करने के लिए मजबूर या अभित्रस्त करेगा। और 7वें की तरफ, मतलब इनको मतदान से वंचित नहीं किया जाएगा। यह पॉइंट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। साथियों, कभी पूछ लेता है कि अनुसूचित जाति जनजाति के किसी सदस्य के विरुद्ध मिथ्या संदोष या तंग करने वाला वाद या दांडिक या अन्य विधिक कार्यवाही संदिग्ध करेगा। साथियों, चलते अगले की तरफ। तो अगला ये रहा, किसी अभियोजक लोक अधिकारी मिथ्या, मतलब यह तुच्छ जानकारी देगा और उसके द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के किसी सदस्य को क्षति पहुंचाने या क्षुब्ध करने के लिए ऐसे लोक अभियोजक से उसकी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कराएगा। जनता को दृष्टिगोचर किसी स्थान में अनुसूचित जाति जनजाति के किसी सदस्य का अपमान
करने के आशय से संशय हो उसको अपमानित या त्रस्त करेगा। अनुसूचित जाति जनजाति के किसी महिला का अनादर करने या लज्जा भंग करने के आशय से हमला या बल प्रयोग करना। क्योंकि साथियों ये काम भी पहले बहुत सारे होते थे कि क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति की बहुत सारी जो महिला होती थी उनके साथ में कुछ गलत किया जाता था तो इनकी वजह से वो प्रताड़ित होती थी, उनका सम्मान को ठेस पहुंचती थी। इसलिए ये पॉइंट धारा 3 का उपखंड 11 ये भी इम्पोर्टेंट है। तो साथ ही चलते अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 12, अनुसूचित जाति जनजाति के किसी महिला की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में होने वाले पर उस स्थिति का प्रयोग उसका लैंगिक शोषण करने के लिए जिसके लिए वह अन्यथा सहमत नहीं होती करेगा। मतलब साथियों इसमें सीधा सा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर वो महिला उनकी इच्छा से राजी नहीं होती, उसको उसकी इच्छा के बावजूद भी लैंगिक शोषण करने के लिए मजबूर करेगा, तो उसके लिए इस के अनुसार उसको जितना न्यायालय द्वारा या फिर जितना दंड बनेगा वो दंड दिया जाएगा। चलते हैं साथियों अगले की तरफ। तो अगला ये रहा किसी स्रोत, जलाशय या किसी अन्य उद्गम के जल को जो आमतौर पर अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों द्वारा उपयोग में लाया जाता है संदूषित या गंदा करेगा, जिससे वह उस प्रयोजन के लिए कम उपयुक्त हो जाए, उसके लिए उसका आमतौर पर उसका प्रयोग किया जाएगा। तो साथियों अगला यह है अनुसूचित जाति जनजाति के किसी भी सदस्य को सार्वजनिक अधिगम के स्थान के मार्ग में किसी रूढ़िजन्य मानव से वंचित करने ऐसे सदस्य को बाधा पहुंचाएगा जिसके लिए ऐसे सार्वजनिक अधिगम के स्थान पर प्रयोग किया जाएगा। साथियों इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद में साथियों चलते हैं अनुसूचित जाति जनजाति के किसी सदस्य को अपना मकान, गांव या अन्य निवास स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करेगा। यानी कि साथियों गांव में कोई भी उनको ज़्यादा मजबूर नहीं कर सकता है कि जैसे कि वो अपनी स्वतंत्रता का हनन ही हो जाए, उनको मजबूरी में किसी अपना घर या परिवार छोड़ना पड़ सकता है। चलते हैं साथियों अगर कोई व्यक्ति ऐसा करेगा तो कारावास से 6 मास मतलब 6 महीने से कम नहीं होगी, जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसमें कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य नहीं है उनके बारे में साथियों देखते हैं। यह है मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य को किसी ऐसे अपराध के लिए जो तत्सम प्रवृत्त विधि द्वारा मृत्यु दंड से दंडनीय दोष सिद्ध करना। ये जानता है कि इससे उसका दोष सिद्ध होना संभव है। ये आजीवन कारावास से जुर्माने से दंडनीय होगा और ये अनुसूचित जाति जनजाति के किसी निर्दोष सदस्य को ऐसे मिथ्या या गढ़े हुए साक्ष्य के फलस्वरूप दोषसिद्ध किया जाता है और फांसी दी जाती है, तो वह व्यक्ति जो ऐसा मिथ्या साक्ष्य देगा या करता है मृत्यु से दंडनीय होगा। क्योंकि साथियों जो अगर अनुसूचित जाति जनजाति के लोग के साथ में अगर वो मिथ्या साक्ष्य देगा तो उनके लिए भी कुछ उनको मृत्यु दंड दी जाएगी। अगर वो अपने बयान से मुकरबंद होकर गलत गवाह देगा तो मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति जनजाति के किसी सदस्य को ऐसे अपराध के लिए जो मृत्यु दंड से दंडनीय नहीं है किंतु 7 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है। चलते अगले की तरफ। तो अगला ये रहा दोष सिद्ध करना। ये जानता है कि उसकी दोष सिद्ध होना संभव ही है। ये कारावास से इसकी अवधि मास से कम नहीं होगी किंतु जो 7 वर्ष या उससे अधिक की हो सकेगी, जुर्माने से दंडनीय होगा। साथियों चलते हैं तीसरे। अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा
रजिस्ट्री करेगा जिससे उसका साक्ष्य अनुसूचित जाति जनजाति के किसी सदस्य की किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या वह ये जानता हो कि ऐसा संभव है, वह कारावास से दंडनीय अवधि 6 मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो 7 वर्ष की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा। चलते साथियों अगले की तरफ। अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ या पर रजिस्ट्री करेगा जिससे उसका आशय किसी ऐसे भवन को जो अनुसूचित जाति जनजाति के किसी सदस्य द्वारा साधारण पूजा के स्थान के रूप में, आवास के स्थान के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए किसी स्थान के रूप में उपयोग किया जाता है, नष्ट करता है, या वह ये जानता है कि उससे ऐसा होना संभव ही है, वह आजीवन कारावास से दंडनीय माना जाएगा। इसमें भारतीय दंड संहिता 1860 45 मतलब की धारा 45 के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक का कारावास दिया जाएगा। अपराध की किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध इस आधार पर होगा। तो साथियों ये भारतीय दंड संहिता की धारा 45 के अंदर जो भी दंड मिलेगा, ऐसे व्यक्ति जो अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य है, ऐसी संपत्ति ऐसे सदस्य है, वह आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडनीय है। साथियों चलते हैं अगले की तरफ। ये जानते हुए कि विश्वास रखने, ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, 2-3 पॉइंट चलते हैं साथियों। इसमें धारा 5 की तरफ, तो धारा 4 की तरफ कर्तव्य की उपेक्षा के लिए दंड। कोई भी लोक अभियोजक, लोक सेवक जो अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य नहीं है, इस नियम के अधीन उसके द्वारा पालन किए जाने के लिए अपने कर्तव्य की जानबूझकर उपेक्षा करेगा, वह कारावास से की 6 मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो 1 वर्ष तक की हो सकेगी। कर्तव्य की उपेक्षा के लिए दंड मतलब वो अगर वो अपने कर्तव्य से मुकरबिन हो जाएगा, कोई लोक सेवक IAS अधिकारी, तो उसके लिए है साथियों पार्श्ववर्ती दोष सिद्ध के लिए वर्धित दंड। कोई व्यक्ति जो इस आशय के अधीन किसी अपराध के लिए इससे पहले सिद्ध हो चुका है, दूसरा अपराध या उसके पार्श्ववर्ती किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाता है, या कारावास से जिनकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु उस अपराध के लिए उपबंधित दंड तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा। धारा 6 बोलती है भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना। इसमें साथियों धारा 6 के अंदर भारतीय दंड संहिता भी लागू होती है। इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के रहते हुए भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 34 यानी कि साथियों धारा 34 आती है सामान्य आशय, यानी कि 2 या 3 से अधिक व्यक्तियों का सामान्य आशय होना। अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 5 का और धारा 149 अध्याय 23 के उपबंध जहाँ तक लागू हो सके इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार से भारतीय दंड संहिता के प्रयोजन के लिए लागू हो सकते हैं। तो चलते हैं धारा 7 की तरफ। धारा 7 क्या बोलती है? कतिपय व्यक्ति को संपत्ति का समर्पण। तो साथियों इसमें कतिपय व्यक्तियों को संपत्ति का समर्पण, जहां कोई व्यक्ति इस आशय के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया, जहाँ विशेष न्यायालय कोई दंड देने के अतिरिक्त लिखित रूप से आदेश ये घोषित कर सकेगा कि उसकी व्यक्ति की कोई संपत्ति, स्थावर या जन्म या दोनों जिसका उस अपराध करने में प्रयोग किया गया हो, सरकार को सम्मत की जाएगी। तो साथियों चलते हैं अपने दूसरे की तरफ। ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं साथियों इतना। तो धारा 8 अपराधों के बारे में उपधारणा।
तो साथियों, इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन में यदि यह साबित हो जाए कि अभियुक्त इस अध्याय के अधीन अभियुक्त और अभियुक्त रूप से संदेह व्यक्ति से कोई वित्तीय सहायता और विशेष न्यायालय जब तक प्रतिपुलित साबित न हो जाए उपधार न करेगा कि ऐसा व्यक्ति ने उसे अपराध का दुष्प्रेरण किया है। तो साथियों, धारा 8 का और खा, तो हम देखते खा, व्यक्तियों को किसी समूह आशय के अधीन अपराध है यदि साबित हो जाता है कि, तो साथियों इस खा का संबंध सीधा सीधा आईपीसी की धारा 34 से संबंध रखती है कि सामान्य आशय कारित करना, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का सामान्य आशय कारित करना। चलते अगले की तरफ। तो अगला ये रहा अपना 9वां, शक्तियों का प्रदान किया जाना। दंड संहिता में इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य उपबंध में होते हुए ये बात भी कई राज्य सरकार ऐसा करना आवश्यक या समाचिन समझती हो तो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के निवारण के लिए उसे निपटाने के लिए। तो साथियों, धारा 9 का और खा है तो एक जैसा ही कुछ में इसमें थोड़ा बहुत फर्क है साथियों। इसमें निवारण और निपटारे के बारे में बताया गया है का में। और साथियों, बढ़ते हैं हम अगले की तरफ। तो ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इस अधिनियम के अधीन किसी मामले या मामले के वर्ग या समूह के लिए किसी जिले या उसके किसी भाग राज्य सरकार के किसी अधिकारी को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे जिले या उस भाग संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी के बारे में मतलब गिरफ्तारी के बारे में दिया गया है। तो चलते हैं अपन 2 की तरफ। तो पुलिस के सभी अधिकारी और राज्य सरकार के सभी अधिकारी इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम, स्कीम या आदेश के उपबंधों का निष्पादन की उपधारा 1 के अधीन अधिकारी की तरह सहायता करेंगे। मतलब किसी भी अधिकारी जो नियम बनाए उस नियम के अनुसार दंड संहिता के हिसाब से काम करना पड़ेगा। संहिता के उपबंध जहाँ तक हो सके उपधारा के अधीन एक किसी अधिकारी द्वारा शक्तियों के प्रयोग के संबंध में लागू होंगे। तो साथियों, इसी के साथ में हम पढ़ते हैं धारा 3 निष्कासन। यानी कि ऐसे व्यक्ति का हटाया जाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है। जैसे कि सीआरपीसी में जिस तरीके से पुलिस को पता चल जाता है कि इस धारा के अंदर मतलब वारंट बिना वारंट के उस आदमी को गिरफ्तार करती, तो इसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति का हटाया जाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है, जहाँ विशेष न्यायालय का परिवार या पुलिस रिपोर्ट पर यह समाधान हो जाता है कि संभव हो कि व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 224 में यथा निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों या जनजाति क्षेत्रों में सम्मिलित किसी क्षेत्र में अधिनियम के अध्याय 2 के अधीन कोई अपराध करेगा या वह लिखित आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति को यह आदेश दे सकेगा कि वह ऐसे क्षेत्र की समीक्षा से परे ऐसे मार्ग से होकर और इतने समय में के भीतर हट जाए जो आदेश में निर्दिष्ट हो। 2 वर्ष से अधिक अवधि के लिए आदेश में निर्दिष्ट की जाएगी उस क्षेत्र में जिससे हट जाने का उसे निर्देश दिया गया था वापस न लौटे। तो धारा 10 का अंडर क्लोज 2 विशेष न्यायालय यानी स्पेशल सेशन कोर्ट की उपखंड 1 के अधीन आदेश के साथ उस धारा के अधीन निर्दिष्ट व्यक्ति वो आधार समुचित करेगा जिन पर वह आदेश किया गया है। तो साथियों, देखते हैं अगले की तरफ। विशेष न्यायालय उस व्यक्ति द्वारा जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश किया गया या उसकी ओर से किसी न्यायालयी व्यक्ति द्वारा आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर किए गए अभ्यादेश पर ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे उपधारा 1 के अधीन यह आदेश को प्रतिसंहत या उपसंहत करेगा। धारा 11 की तरफ बढ़ते हैं। तो धारा 11 किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित क्षेत्र से हटने में असफल रहने और वहाँ से हटाने के पश्चात उसमें पूर्व की दशा में
तो साथियों कि जो बहुत सारा अनुसूचित जाति पर वहाँ उस क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हैं, हटने के लिए वो वहाँ से नहीं हटते, तो उसके बारे में धारा 10 के अधीन जो निर्देश दिया गया उसमें से ही एक पॉइंट निकल कर आता है। निर्देश दिए गए रूप से हटने में असफल रहता है या इस प्रकार का हटने के पश्चात या विशेष न्यायालय लिखित अनुज्ञा, यानी धारा 10 के बारे में ही ये अगले तरफ विशेष न्यायालय द्वारा लिखित, ये साथियों इतना ज़्यादा नहीं अपन ने अगले सेशन में पढ़ लिया, और ये भी अगले सेशन में पढ़ लिया साथियों, ये भी पढ़ लिया साथियों। बढ़ते हैं, ये उसी का पॉइंट निकल कर आते हैं। तो ये 5वां देख लेते हैं साथियों। यदि कोई व्यक्ति अधिरोपित शर्तों में से किसी का पालन करने या तदनुसार स्वयं हटने में असफल रहेगा या इस प्रकार हट जाने के पश्चात ऐसे क्षेत्र की अनुज्ञा या बिना प्रवेश करेगा या लौटेगा, तो विशेष न्यायालय उसे गिरफ्तार करा सकेगा और उसे उस क्षेत्र से बाहर ऐसे स्थान को जो विशेष न्यायालय निर्दिष्ट करेगा पुलिस अभिरक्षा को हटवा देगा। साथियों बढ़ते हैं इसकी तरफ। तो धारा 12, ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश पारित किया जाएगा। माप और फोटो आदि लेना, प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश पारित किया जाएगा, विशेष न्यायालय द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाना किसी पुलिस अधिकारी को अपने माप और फोटो लेने देगा। यदि उपधारा 2 जिसके अंदर साथियों की जैसे कि उनके अश्लील फोटो वगैरह जो लेने देना, इनके बारे में धारा 10 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है। यह है साथियों धारा 12 का उपखंड 2 और 2 का उपखंड 1 के अधीन फोटो लेने, इस प्रकार का माप या फोटो लिए जाने का प्रतिषेध करता है या उससे इनकार करता है, विधिपूर्ण होगा। जो माप फोटो लिए जाने के सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। धारा 2 के अधीन किसी किए जाने वाले माप या फोटो का प्रतिषेध, उससे इनकार भारतीय दंड संहिता की धारा 45 के अधीन माना जाएगा। जहां धारा 10 के अधीन, तो साथियों अपन ने ये देख ली धारा 10 के अंदर ये नेगेटिविटी, जिसके अंदर नेगेटिविटी है नष्ट कर दिए जाएंगे। और धारा 13 आती है साथियों की धारा जो 10 का पालन है, उसी में अपन ने 10 को साथियों डिटेल में पढ़ी ली, तो वही ही इनमें पूरा है। चलते हैं साथियों अपने अध्याय 4 में धारा 14 आती है। विशेष न्यायालय राज्य सरकार शीघ्र विचारण या करने का उपबंध के प्रयोजन के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से राजपत्र अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपराध का विचारण करने के लिए प्रत्येक जिले में के लिए एक सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट करेगा। साथियों जैसे कि मतलब राज्य सरकार की हाई कोर्ट आदेश दे देगी तो जिला न्यायालय उनको वहाँ पे फैसला संभाल लेगा। चलते साथियों बिना समय गवाए अगले धारा 15 की तरफ। तो विशेष अभियोजक, इन्हें साथियों जिस तरीके से एडीपीओ की आती है विशेष अभियोजक स्पेशल, वही होता है। धारा 15 में अधिवक्ता जो अपने राजपत्र राज्य सरकार विशेष न्यायालय इनके बारे में जो साथियों जो वो सूचना देते हैं, उनके बारे में अधिवक्ता जो कम से कम 7 वर्ष की अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो, उस न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया। बढ़ते साथियों अध्याय 5 प्रकीर्ण धारा 16। तो धारा 16 राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति, यानी कि न्यायालय किस आधार पे मतलब राज्य सरकार किस आधार पे ये लगाएगी। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 10 के उपबंध, जहाँ हो सके वहाँ अधिनियम जुर्माना अधिरोपित करने और वसूलने करने के प्रयोजन के लिए उससे संबद्ध किया जाएगा। धारा 17 विधि और व्यवस्था तंत्र के निर्वहन की कार्यवाही। तो साथियों इसमें धारा 17 में यदि जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट किसी कार्यवाहक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को जो पुलिस उप अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो, इत्तिला प्राप्त होने पर और ऐसी जांच करने के पश्चात जो आवश्यक समझे या आवश्यक करने का कारण साथियों इसका कारण जानता हो, तो इसके बारे में ये कोई खास नहीं है साथियों। ये भारतीय दंड संहिता की धारा 8 के अधीन आएगी।
क्योंकि भारतीय दंड संहिता भी ऐसे ही नियमों का प्रावधान करती है। और राज्य सरकार ये अपन ने साथियों ऊपर पढ़ ही लिया। और साथियों चलते हैं अगले धारा की तरफ। तो ये आती है धारा 19, अधिनियम का अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों को दंड संहिता की धारा 438 का लागू न होना। दंड संहिता की धारा 438 की कोई बात इस अधिनियम का अधीन कोई अपराध करने के अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के किसी मामले के संबंध में लागू नहीं होगी। और धारा 19 की तरफ देखें, इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को संहिता की धारा 360 या अपराधी परीक्षा अधिनियम उपबंध का लागू न होना। तो साथियों इसमें धारा 360 उपबंध और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के उपखंड 20। चलते साथियों 18 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति के संबंध में लागू नहीं होंगे जो इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने का दोषी पाया जाता है। तो साथियों इसमें चलते हैं धारा 20 की तरफ, अधिनियम का कोई विधियों पर आरोपित होना। इस अधिनियम जैसा कि उपबंध और उसके सिवाय इस अधिनियम का उपबंध तत्मय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी रूढ़ि या प्रथा या किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाले किसी लिखित साथियों उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे। साथियों चलते 21 की, अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का सरकार का कर्तव्य। सरकार क्या कर सकेगी, उसका क्या कर्तव्य बनेगा सरकार का कि वो अपने कि इस अधिनियम में क्या होना चाहिए। तो राज्य सरकार ऐसे नियम के अधीन रहते हुए केंद्र सरकार द्वारा नियमित बनाए इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऐसे उपाय करेगी जो आवश्यक है। विशिष्टता पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे उपायों के अधीन समझा जाएगा। तो साथियों इसमें पहला हो गया। दूसरा देखें तो ऐसे व्यक्तियों को जिन पर अत्याचार हुआ है न्याय प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त सुविधा की सहायता या विधिक सहायता दी जाएगी। जैसे पहला लीगल मीडियम, विधिक सेवा प्राधिकरण, ये ऐसे मामलों में राज्य सरकार का कदम है। ये इतने प्रकार का साथियों देख सकते हो आप। वैसे ही साथियों देखते हैं अपन सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण, मतलब सद्भावपूर्वक कौन सी कार्यवाही करता है धारा 22 के अंदर। तो इस अधिनियम का अधीन सद्भावपूर्वक की जाने वाली असूचित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही केंद्र सरकार के विरुद्ध या राज्य सरकार के या किसी अधिकारी प्रदान किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी। धारा 23, नियम बनाने की शक्ति। केंद्र सरकार राजपत्र की अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकी। क्योंकि साथियों इसमें नियम बनाने की शक्ति ओनली केंद्र सरकार के पास में अपना राजपत्र में अधिसूचना जारी करेगी, तब जाके इसमें नियम बनेगा। साथियों अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसी के साथ में अगले नए वीडियो की तरफ। जय हिंद साथियों, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।